हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय जो है हम सीटेड पेडागोजी देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले भी वीडियो कई आ चुके हैं और आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेड स्पेशल के नाम से, जिसमें आपकी सभी मैथ से रिलेटेड पेडागोजी सारी वीडियोस में पड़ी हुई है, तो उसको जाके देख लीजिए। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जो भी गणित से संबंधित जितने भी एनसीएफ 2005 में आपकी चीज़ें बताई गई, उन सभी चीज़ों को हम बताएंगे। जैसे आपके उद्देश्य हो गए, पाठ्यक्रम हो गए, समस्याएं हो गई और सिफारिशें हो गई। जो भी चीज़ें हैं मैथ से रिलेटेड, ओनली मैथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं एनसीएफ 2005 की, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ये आपका केवल मैथ्स के लिए है। जूनियर और प्राइमरी, सीटेड या ऑल टीचिंग एग्जाम्स किसी में भी आपका एनसीएफ से क्वेश्चन बनता है। अगर मैथ से, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, अभी तो फिलहाल आपके लिए सीटेड के लिए ज़रूरी है, तो आप सीटेड के लिए पढ़ें। अगर एनसीएफ से कोई भी क्वेश्चन आता है, और जाहिर सी बात है आता ही हर साल आता है, तो ये चीज़ें उसके बाद हम एक ओवरऑल एनसीएफ आपको पढ़ाएंगे 2005, जो सभी सब्जेक्ट में आपके काम आएगा। जो और भी चीज़ें बताई गई, यहाँ हम सीधे मैथ से रिलेटेड बात करेंगे, जो भी मैथ से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो हमने क्या देखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें कि लोगों तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेशनल कैरिकुलम। स्पेलिंग गलत होगी तो देख लीजिएगा, कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, 2005 शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, इधर हम ओवरऑल इसको क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 हमारा ये सिलेबस में भी है और हम इसे पढ़ते हैं एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। शायद यहाँ डबल आर होगा। ओके, तो क्या होगी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005। गणित से संबंधित जितनी भी चीज़ें कही गई हैं उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ओके, अगर बात करें एनसीएफ 2005 की, तो अब तक की ये चौथी रूपरेखा है। ओके, अब तक की ये चौथी रूपरेखा है, अब तक की चौथी रूपरेखा है ये। इससे पहले 3 आ चुकी हैं। अब देखते हैं 3 कब कब आई हैं, तो इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो इससे पहले जो 3 आ गई, ये चौथी रूपरेखा है। एनसीएफ आपका 2005 चौथी रूपरेखा है, ये 2005 वाला एनसीएफ जो है। और इससे पहले 3 रूपरेखाएं आपकी आ चुकी हैं एनसीएफ की। कब कब आई हैं, 1975 में, 1988 में और 2000 में। ठीक है, 1975 में पहली आई है, उसके बाद 1988 में आई है, उसके बाद आई है 2000 में। तो ये सभी एनसीएफ आपके इससे पहले आ चुके हैं। और चौथी क्या है, 2005, जो हम आज इसको पढ़ेंगे। तो अगर पूछा जाए आपके क्वेश्चन में कि अब तक की कौन सी रूपरेखा है एनसीएफ 2005, तो ये चौथी रूपरेखा है। इससे पहले 3 आ चुकी हैं। और इसे जारी कौन करता है, एनसीएफ रूपरेखा ये बनाता कौन है, क्रेडिट किसे जाता है, तो ये क्रेडिट पूरा जाता है तैयार करने का, एनसीईआरटी को तैयार करने का। जो तैयार कौन करता है अगर कहा जाए, तो तैयार करता है एनसीईआरटी। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो एनसीएफ आता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये रूपरेखा कौन तैयार करता है, तो एनसीईआरटी तैयार करता है। ओके, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, आई होप। तो ये रूपरेखा आपकी थी कि अब तक की चौथी रूपरेखा है, तैयार करता है एनसीएफ। इससे पहले 1975, 1988 और 2000 में ये चीज़ें आई हैं। तो इन चीज़ों को हमने देखा और हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन चीज़ों को हम लाते क्यों हैं, क्योंकि यह जो है पाठ्यक्रमों की रचना नीति सुधार के लिए, रचना नीति सुधार के लिए आता है। एनसीएफ जो भी रूपरेखा लाई जाती है, किसके लिए लाई जाती है, रचना नीति सुधार के लिए लाई जाती है, अनुशंसाओं के लिए लाई जाती है, अनुशंसा, और शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणालियों के लिए, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणालियों के लिए ये एनसीएफ आपका इसीलिए लाया जाता है। कोई भी रूपरेखा तैयार की जाती है तो चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए ये रूपरेखाएं तैयार की जाती हैं। तो हमने ये चीज़ें देख ली किस लिए लाई जाती हैं, रचना नीति सुधार हो गया, किसी की अनुशंसा हो गई, और शिक्षण की श्रेष्ठतम प्रणालियों के लिए ये रूपरेखा तैयार की जाती है। उसकी ये क्या है, आधारशिला है। एक शब्द में कह सकते हैं कि ये इन सभी की क्या है, आधारशिला है। ओके, तो ये सब चीज़ों को हमने जान लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसको, एनसीएफ 2005 ने गणित की परिभाषाएं क्या बताई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम उद्देश्य और इन सब चीज़ों पे आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं परिभाषाएं क्या हैं, उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो आगे हम जानते हैं
कि गणित की परिभाषा क्या दी गई है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की परिभाषा दी गई है कि गणित वह है जो बालक का गणितीयकरण करे। क्या कहा गया है कि गणित वह है जो बालक का गणितीयकरण करे। तो ये परिभाषा आपकी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की दी गई है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में आपका कि परिभाषा किसके हिसाब से है या किसने दी है। तो गणित वह है जो बालक का गणितीयकरण करे, एनसीएफ 2005 के द्वारा कहा गया है चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में किन किन बातों पर चर्चा की गई है, थोड़ा चीज़ें यहाँ पे जानते हैं, बाकी हम डिटेल में अभी जानेंगे। तो चर्चा की गई है कि यह इसकी जो है प्रतिक्रिया क्या है, लचीली होनी चाहिए। जो भी क्या है नियम आते हैं उनकी क्या है प्रतिक्रियाएँ क्या लचीली होनी चाहिए एवं रचनात्मक होनी चाहिए। लचीली का मतलब कि उसमें संशोधन किया जा सके, ओके। तो और रचनात्मक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं जो गणित की जो प्रतिक्रिया है लोकतांत्रिक होनी चाहिए कि वह किसमें भागीदारी किसी भी चीज़ में ले सके, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी ले सके, ठीक है, ऐसी प्रकृति होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी लेने की प्रकृति होनी चाहिए, ओके। तो एनसीएफ में ऐसा नियम आना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी भाग ले सके और अपने काम से काम तो रखना ही है, ओके। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। फिर देखते हैं गणित के संबंध में एनसीएफ ने और चीज़ें बताई है, किसके बारे में बताई है कि कैसे साधन एवं तकनीक का उपयोग करना चाहिए, कैसे साधन होने चाहिए, साधन और तकनीक, इनके बारे में क्या बताया है। इसके बारे में ये बताया है कि इसमें जो है चित्र बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पहले गणित की ही बात कर रहे हैं, इसलिए गणित को ही दिमाग में रख के चलेंगे कि एनसीएफ 2005 गणित के संबंध में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके संबंध में साधन एवं तकनीकी की बात करें तो कहा गया है कि इसमें चित्र बनाने पर बल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे चित्र से ज़्यादा समझते हैं। उसके बाद कहा गया इसमें चरों का चुनाव होना चाहिए, यानी कि उचित चुनाव होना चाहिए चरों का। उसके बाद समीकरण या असमीकरण बनाने पर बल देना चाहिए, और क्या लास्ट में है तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि हमने थोड़ी चीज़ें जान ली, थोड़ी चीज़ें। अब हम देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके उद्देश्यों पे कि गणित के संबंध में कौन से उद्देश्य बताए गए हैं। तो इन चीज़ों को हम जानते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य क्या हैं। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित शिक्षण के उद्देश्य किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये ऊपर हमने लिखा है लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के नॉर्मल उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए। तो क्या है, बच्चे जो है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ओके। बच्चों की जो है विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो पहले ही आपके उद्देश्य ये हो गया कि बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ये उद्देश्य हो गया आपका। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपके स्टेटमेंट में बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गणितीय तकनीकी का उपयोग करना। क्या है, गणितीय तकनीकी का उपयोग करना। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है ये समझ पाएँ कि किस चीज़ को हमें कहाँ प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों को जान जाए बच्चे। तो गणितीय क्या लिखा है हमने, गणितीय तकनीकी, ये पॉइंट करिएगा। इसका उपयोग करना बताना चाहिए बच्चों को कि बच्चे किस चीज़ का कब और कहाँ उपयोग करें, ओके, कब और कहाँ उपयोग करें, इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए बच्चों को। फिर उसके बाद हम देखते हैं जीवनानुभव का एक अंश बनाना। जो गणित है उसको बच्चे के जीवन के अनुभव का एक अंश बनाना चाहिए। गणित को है बच्चों के जीवन के अनुभव का एक अंश बनाना चाहिए, ये चीज़ों को भी याद रखिएगा, ओके। तो हमने ये देख लिया। फिर आगे हम देखते हैं कि जो है बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना चाहिए, ओके। बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना चाहिए, एक ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे हम देखते हैं कि रुचिपूर्ण समस्याएं, बच्चों को ऐसी समस्याएं देनी चाहिए, नहीं ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जो रुचिपूर्ण हो और साथ में ज्ञानवर्धक भी हों, और उनको हल करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। तो ये हो गई ये विशेषताएं। फिर आगे हम देखते हैं कि गणित की मूल संरचना को समझाना चाहिए। बच्चों को जो है गणित की मूल संरचना को समझाना चाहिए, उनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। तो ये हो गई, जैसे मूल संरचना में हम क्या कह सकते हैं, अंकगणित, बीजगणित। तो क्या हो गया आपका अंकगणित, ऊपर लिख देते हैं बीजगणित, ज्यामितीय, त्रिकोणमिति। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, त्रिकोणमिति,
और क्या बचा, रेखा गणित भी लिख सकते हैं, वैसे ज्यामितीय हो गया। तो हो गया गणित की मूल संरचना को बच्चों को समझाना चाहिए। जैसे मूल संरचनाएं कौन कौन सी, अंक गणित है, बीज गणित है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, इन सभी चीज़ों को बच्चों को बताना चाहिए और उनके बारे में समझाना चाहिए। तो हमने ये नॉर्मल उद्देश्य देखे, और ये सारे जो उद्देश्य थे, ये सारे उद्देश्य हैं तो डेविड व्हीलर की एक परिभाषा है। ओके, डेविड व्हीलर की एक परिभाषा है, उसमें ये पूरी लाइनें आपकी आ जाती हैं। उनकी एक परिभाषा है डेविड व्हीलर की, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है नहीं, यहीं पे लिख देते हैं, भी मिटा देंगे। डेविड व्हीलर की एक परिभाषा है जिसमें ये भी सारी आपके उद्देश्य जो भी हैं वो आ जाते हैं। तो आई होप आपने ये समझा होगा। चलिए हम एक बार इसको और समझते हैं, फिर हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो कहा गया है, नॉर्मल उद्देश्य में कहा गया है कि बच्चों के जो है, बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना चाहिए। ओके, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण होना चाहिए, पहला उद्देश्य ये है। फिर दूसरा है गणितीय तकनीकी का उपयोग, बच्चों को बताना चाहिए कि किस तकनीकी का उपयोग कहाँ पे करना है, कब करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का एक अंश बनाना चाहिए, कि वो अपने जीवन में गणित का प्रयोग, उचित प्रयोग कैसे करें। ओके, फिर देखते हैं तार्किक चिंतन विकसित करना चाहिए, बच्चों में तर्क वाली चीज़ें होनी ही चाहिए। ओके, एक प्रभावशाली बालक में तर्क बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो बच्चों में तार्किक चिंतन को विकसित करना चाहिए। फिर देखते हैं रुचिपूर्ण समस्याएं, बच्चों को ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो रुचिपूर्ण हो, एकदम लेंदी नहीं देनी चाहिए कि बोरिंग समस्याएं दे दें। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें ऐसी समस्याएं दें जो रुचिपूर्ण हो, जिन्हें हल करने में उनका मन लगे और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं गणित की मूल संरचना को समझाना। तो गणित की मूल संरचना जैसे अंक गणित हो गया, बीज गणित है, रेखा गणित है, ज्यामिति है और त्रिकोणमिति है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर के उद्देश्य में आ जाते हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने अलग अलग उद्देश्यों को आपको भी लिखा है और अलग अलग हम बताएंगे। तो पहले हम प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, फिर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई कि गणित की मूल संरचना को समझाना, जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्यामितीय, त्रिकोणमिति, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ओके, तो ये हो गया आपका नॉर्मल उद्देश्य हो गया। और ये सभी उद्देश्य में जो चीज़ें आती हैं, ये डेविड व्हीलर की एक परिभाषा है, उसमें इन सभी शब्दों को लगभग लिया गया है। ओके, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल परिभाषा। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के स्तर पर बच्चों के गणित का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक गणित का उद्देश्य क्या होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए गणित का उद्देश्य क्या होना। तो इसमें कहा गया है कि गणित का शिक्षण जो भी बच्चों का होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। बच्चों को, जो छोटे बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक हम बच्चों को जो गणित शिक्षण देते हैं, गणित पढ़ाते हैं, तो वो मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। जिससे बात करते हैं, जिससे कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंध को समझने लगे, यानी कुछ चीज़ों के बीच वो संबंध स्थापित करने लगे। तो ऐसे होना चाहिए मूर्त से अमूर्त की ओर। जो बच्चे जानते हैं, मूर्त मतलब जो चीज़ें बच्चे जानते हैं या जो चीज़ें बच्चों के सामने होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, उनसे उन चीज़ों के सामने ले जाना जो वो नहीं जानते हैं या उन्होंने नहीं देखी होती हैं। ओके, तो ये हो गया गणित शिक्षण जो है बच्चों का मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का गणित शिक्षण में कैसे होना चाहिए। तो ये चीज़ें स्टेटमेंट में आ सकती हैं कि मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, अमूर्त से मूर्त होना चाहिए, ये चीज़ें आ सकती हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि अनुपदेशात्मक, ओके, अनुपदेशात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना। अनुपदेशात्मक मतलब क्या है कि बच्चों को उपदेश नहीं देना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, उनको जो है उपदेश नहीं देना चाहिए और ना ही शिक्षक का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होना चाहिए। ओके, अनुपदेशात्मक गतिविधि में मतलब, इसके कहने का मतलब है कि शिक्षक का अधिक हस्तक्षेप ना हो, शिक्षक का अधिक हस्तक्षेप ना हो, ये भी मिटा देंगे, अधिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं कि बच्चों को कैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, अनुपदेशात्मक, यानी कोई भी चीज़ बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए बच्चों में, ना अधिक हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये हो गई। फिर देखते हैं कि अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करना, बच्चों में जो है अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करना। इस बारे में हम बात करें तो कह सकते हैं जहाँ तक कि बच्चे जो हैं एक खाली पात्र नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ज्ञान होता है बच्चों में, क्योंकि यहाँ बच्चा कक्षा 6 से आता है, प्रवेश करता है कक्षा 1 में, कक्षा 6 से प्रवेश करता है, तो अंकों का उसका लगभग ज्ञान होता है बच्चों को। तो ध्यान से सुनिएगा, इस स्तर पर जो बच्चे हैं वो खाली पात्र नहीं होते हैं। और बात करें अंकों या साधारण संक्रियाओं के अंतर्ज्ञानीय
वह सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप इतना ध्यान नहीं दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए कि बच्चे यहाँ पर खाली पात्र नहीं होते हैं। और बात किए जाते हैं कि अतः उनके ज्ञान का उपयोग अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान उत्पन्न किया जाना चाहिए कि अंकों के प्रति उनका समझ विकसित हो या समझ उत्पन्न हो। फिर आगे देखते हैं तार्किक कौशलों का विकास। तो बात करते हैं हम तार्किक कौशलों के विकास की। हम बात करें तो बच्चों में जो है छोटे अंकों के द्वारा उनमें तर्क विकसित करना चाहिए, छोटे अंकों के द्वारा, छोटी राशियों के द्वारा, तो उनमें तर्क विकसित करना चाहिए। एक बार और देखते हैं, सीमित राशियों व छोटे अंकों के द्वारा बच्चों में तार्किक कौशलों का विकास करना चाहिए। सीमित राशि व अंकों के द्वारा बच्चों में क्या करना चाहिए, तार्किक विकास करना चाहिए वो अंकों द्वारा। चलिए हम एक बार इधर का और देखते हैं, फिर इधर मिटाना हमें पड़ेगा, फिर हम उधर का देखते हैं। तो हमने पहले प्राथमिक स्तर पर क्या देखा है कि एनसीएफ के द्वारा क्या उद्देश्य बताए गए हैं बच्चों के गणित शिक्षण के लिए। तो इसमें ये बताया गया है, प्राथमिक स्तर पर ये बताया गया है कि बच्चों का जो गणित शिक्षण है वो मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। मूर्त यानी कि जो चीज़ें उनके सामने हैं उनसे लेकर जो चीज़ें उनके सामने नहीं है उन तक जाना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कह सकते हैं। तो ये होता है गणित शिक्षण आपका कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का ऐसा होना चाहिए। फिर बात करते हैं अनुपदेशात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि बच्चों पर कोई भी उपदेशों को थोपना नहीं चाहिए, अनुपदेशात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए और ना ही ज़्यादा शिक्षक या शिक्षण का हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करना। बच्चों में जो है अंकों के प्रति, क्योंकि बच्चे कोई खाली पात्र नहीं होते हैं, शुरू से कक्षा 6 से बच्चे प्रवेश लेते हैं तो उनमें इतना ज्ञान होता है, 1 2 3 4 अंकों का ज्ञान होता है, थोड़ी बहुत गिनती भी जानते हैं। तो उसके बाद क्या है, अंकों के प्रति उनमें समझ उत्पन्न करना चाहिए, कहाँ पे कैसा प्रयोग करना है, तो ये चीज़ें होंगी। फिर आगे देखते हैं तार्किक कौशलों का विकास। इसमें क्या होता है, बच्चों को सीमित राशियाँ व अंक देते हैं और उसमें उनमें वो संबंध स्थापित करते हैं, इससे उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है या तार्किक कौशल का विकास होता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे ओके कि सामान्य उद्देश्य लगभग इसके और प्राथमिक स्तर के इतने उद्देश्य समझ गए हैं। फिर आगे के उद्देश्यों को भी हम जान लेते हैं, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है, गणित के अंकहीन क्षेत्र को बढ़ावा देना। अभी ये देखिए अंकों को तो बढ़ावा देना ही चाहिए, साथ में जो अंक से संबंधित नहीं है, जो अंकहीन है उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे उन चीज़ों को भी हम जानते हैं कि जैसे अंकहीन में क्या आ जाता है, जैसे क्या है, आकार है, आकार, जैसे आकार से संबंधित कोई भी चीज़ें हों, दिक संबंधित, दिक यानी दिशा संबंधित, दिक यानी कि दिशा संबंधी कोई चीज़ें होनी चाहिए ओके। आकार संबंधी कोई चीज़ हो, दिक या दिशा संबंधी कोई चीज़ हो, ये चीज़ें हो गई। फिर बात कर सकते हैं पैटर्न, पैटर्न यानी कि प्रतिरूप, पैटर्न भी बच्चों को यहाँ पे बताना चाहिए। पैटर्न मतलब प्रतिरूप या प्रारूप। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में कौन सा मॉडल प्रयोग करते हैं, तो उसमें एक पैटर्न का भी ऑप्शन था, बाकी सारे उच्च प्राथमिक के दिया था। तो प्रतिरूप, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पैटर्न में क्या लिख दिया है, प्रतिरूप या प्रारूप लिख सकते हैं। तो इसमें प्रतिरूप का भी ऑप्शन था तो वो सही था, प्रतिरूप या प्रारूप। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका बढ़ावा देना चाहिए और पैटर्न के साथ साथ मानक एवं आंकड़ों की डाटा हैंडलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। मापन एवं हैंडलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, हैंडलिंग को बढ़ावा। चलिए हम देखते हैं इसको, सीधे सीधे हमने क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि गणित के अंकहीन क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। अंकहीन क्षेत्र, जो अंक, जैसे अंक वाली चीज़ें तो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं, उनको हम बताते हैं, जो अंकहीन क्षेत्र हैं उनके बारे में भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे बच्चों को आकार के बारे में भी बताना चाहिए कि ये कैसा आकार है, ये कैसा आकार है, ये आकार कैसा है, ये कैसा है, तो इन सभी आकारों के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। उसके बाद उन्हें दिशा के बारे में भी बतानी चाहिए, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इन सारी दिशाओं के बारे में भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कि दाएं तरफ कौन सा है, बायां तरफ कौन सा है। उसके बाद बच्चों को पैटर्न भी समझाना चाहिए, पैटर्न या प्रारूप, ये क्वेश्चन भी आपका बना था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं मापन और हैंडलिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को मापन की भी समझ होनी चाहिए और कोई भी चीज़ हैंडल करने की भी समझ होनी चाहिए, उसको हैंडल करने की समझ होनी चाहिए। तो हमारा क्या हो गया, ये गणित के अंकहीन क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि किस क्षेत्र में, दिशा ज्ञान संबंधी, आकार संबंधी,
और पैटर्न या प्रतिरूप संबंधी, प्रारूप संबंधी और मापन एवं हैंडलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई अंकहीन क्षेत्रों को बढ़ावा। फिर आगे हम देखते हैं संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना चाहिए। संकल्पनात्मक आधार मतलब बच्चे के सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो वो ये पता लगा सके कि उसमें ये जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो ये चीज़ें हो गई संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना। तो बच्चे इस चीज़ को समझ पाए कि उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो ये चीज़ें हो गई। ओके, फिर आगे हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर देखते हैं भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना। तो यहाँ से क्या है, भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना, क्योंकि बच्चे यहाँ पर होते हैं छोटे और भिन्नों से जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे देख के उन्हें लग जाता है डर। ओके, तो वो उन्हें क्या हो जाता है, भय से बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें भय नहीं उत्पन्न करना है, भय से बचाने के लिए भिन्न संक्रियाओं पर कम जोर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चीज़ें बतानी चाहिए भिन्न भय से बचाने के लिए। ओके, तो भिन्नों की संक्रियाओं पर थोड़ा कम जोर देना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ावा देना, क्योंकि बच्चे जो है संख्या के बारे में जानते हैं, संख्या के बोध को भी, संख्या के बारे में जानते हैं, संख्याओं को पहचानते हैं। उसके बाद संख्या पैटर्न को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। उनमें संबंध कैसे हो, संबंध स्थापित करना, और उनमें पैटर्नों में भी संबंध कैसे स्थापित होते हैं, इन चीज़ों को बताना चाहिए। तो ये हमारे हो गए प्राथमिक स्तर के उद्देश्य। हम एक बार और प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों को जान लेते हैं। हमने इधर के जान लिए थे, इधर के जानते हैं। तो इसमें हमने कहा है कि अंकहीन क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तो अंकहीन क्षेत्र यानी कि आपकी दिशा संबंधी हो जाता है, ओके, आकार संबंधी, पैटर्न या प्रारूप संबंधी और मापन और डाटा हैंडलिंग संबंधी चीज़ों को भी बढ़ावा देना चाहिए बच्चों को, कि उससे बच्चे रिलेट करें और समझें। फिर देखते हैं संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना। बच्चों को में ऐसी संकल्पना विकसित करनी चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन उनके सामने आता है तो वो उसमें ये पता लगा ले कि उसमें जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। तो इन सब चीज़ों को बच्चे जान जाए। फिर देखते हैं भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना। तो यहाँ पर भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे भिन्न देख के, क्योंकि बड़े सवाल देखकर बच्चे डर जाते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं संख्या बोध से पैटर्न की ओर बढ़ावा देना। तो संख्या बोध से हमें बच्चों को संख्या से पैटर्न की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न आपको बताया है, प्रारूप को बढ़ावा देना। तो यहाँ उनमें संख्याओं और पैटर्नों में संबंध, संख्याओं में संबंध, पैटर्न में संबंध, इन सभी चीज़ों को बताना चाहिए। तो ये हो गए आपके प्राथमिक स्तर के उद्देश्य और नॉर्मल उद्देश्य हो गए। अब हम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित से संबंधित उद्देश्य क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे बन जाते हैं। ओके, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षक के उद्देश्य क्या बताए गए हैं एनसीएफ के द्वारा। ओके, अभी हमने प्राथमिक स्तर पर देखा, अब हम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो पहला उद्देश्य है हमारा कि अंकगणित, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, और क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अंकगणित एवं बीजगणित के उपयोग पर जोर देना, जिससे अंकगणित एवं बीजगणित के उपयोग पर जोर देना, जिससे बच्चे अपनी दैनिक समस्याओं को हल कर सकें। जिससे क्या कर सकें, वो अपनी दैनिक समस्याओं को हल कर सकें, दैनिक समस्याओं को हल कर सकें। तो ये हो गया आपका पहला उद्देश्य, दैनिक समस्याओं को हल कर सकें। तो ये पहला उद्देश्य है कि बच्चों को जो है कि अंकगणित बीजगणित के उपयोग पर जोर देना। तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8, ये भी जान लीजिए। उसमें कक्षा 1 से 5 है, ये कक्षा 6 से 8 है, 6, 7, 8 तीन। तो इसमें है अंकगणित एवं बीजगणित पर उपयोग पर जोर देना कि बच्चे अपनी दैनिक समस्याओं को हल कर सकें। फिर उसके बाद क्या है कि बच्चों को जो है चरों के उपयोग के बारे में बताना, रैखिक समीकरण के बारे में बताना, उसको बनाने के बारे में बताना, और सर्वसमीकाओं एवं गुणनखंड को भी बढ़ावा देना चाहिए। क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। चरों के उपयोग, रैखिक समीकरणों को बनाने एवं हल करने, इसको बनाने के साथ साथ हल करना भी है। समीकरणों को बनाना एवं हल करना। ओके, तो हमने ये क्या देखा, चरों के उपयोग, रैखिक समीकरणों को बनाना एवं हल करना, और जो सर्वसमीकाएँ हैं, ओके, सर्वसमीकाओं को भी, सर्वसमीकाओं एवं गुणनखंडों को बढ़ावा देना। इन सारी चीज़ों को बच्चों को बताना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी भाषा में धारा प्रवाह से इन सभी चीज़ों को सीख सकें, कि ये सभी चीज़ें जो है बोलने में थोड़ी कठिन होती हैं। एक बार और देखिएगा कि चरों के उपयोग, बच्चों को जो है चरों के उपयोग, रैखिक समीकरण को बनाना और हल करना, सर्वसमीकाएँ एवं गुणनखंडों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं इसको बोलने में सहज महसूस करें, ताकि बच्चे जो है इनको बोल सकें, क्योंकि कठिन लैंग्वेज होती है, ताकि बच्चे बोलने में सहज महसूस करें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो ये सब चीज़ें बढ़ावा देना। फिर आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के नियमित आकार। तो विभिन्न प्रकार के नियमित आकार का मतलब क्या होगा कि बच्चों को इसमें किसके बारे में बताना, त्रिभुज के बारे में बताना, वृत्त के बारे में बताना, वर्ग के बारे में बताना, चतुर्भुज के बारे में बताना। तो ये सभी चीज़ें आ गई। आयत के बारे में बताना,
लाइन, ये सारी चीज़ें हो गई कि जो है विभिन्न प्रकार के नियमित आकार को बच्चों को बताना चाहिए। यहाँ पर बच्चे इन सभी से परिचित होने चाहिए क्योंकि उनमें रेखागणित में सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो ये हो गया विभिन्न प्रकार के नियमित आकार, जैसे हमने क्या देखा, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज को बताना, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देखते हैं बच्चों को यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल और परिमाप उनमें होते हैं, उनके विषय में समझाना चाहिए बच्चों को, परिमाप के विषय में समझाना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि ज्यामितीय का अनौपचारिक परिचय देना चाहिए बच्चों को। क्या दिया है कि ज्यामितीय का अनौपचारिक परिचय देना चाहिए बच्चों को। जैसे परिचय के साथ, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों को कागज़ मोड़ना, काटना, ठीक है। ज्यामिति का अनौपचारिक परिचय का मतलब जैसे क्या है, बच्चे क्या करें, कागज़ लें, कागज़ की कोई भी आकृति बनाएं यानी कि मोड़ें उसको, और काटना, कागज़ को मोड़ना और काटना आ जाता है। और चीज़ें कौन सी आती हैं वो भी हम देखते हैं। तो इसमें कागज़ को मोड़ना, काटना, सममिति व रूपांतरण के विचारों से अवगत कराना। तो सममिति एवं जो है रूपांतरण के विचारों से उन्हें अवगत कराना होता है। तो ये लाइन हमने ये जान ली। ये थोड़ा आपका टफ पड़ रहा होगा क्योंकि, लेकिन आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो हमने क्या देखा, ज्यामितीय का अनौपचारिक परिचय बच्चों को देना, जैसे कि बच्चे कागज़ को मोड़ें, कागज़ को काटें, उनकी आकृतियाँ बनाएं, और सममित और रूपांतरण के विचारों से अवगत कराना बच्चों को। तो यहाँ पे लिख देते हैं अवगत कराना। तो ये हो गई एक विशेषता। फिर आगे देखते हैं कि बच्चों के जो जीवन कौशल हैं वहाँ पर बच्चों को आंकड़ों का प्रहसन यानी कि डाटा हैंडलिंग, यहाँ पे लिख देते हैं डाटा हैंडलिंग, यानी आंकड़ों का प्रहसन को हम क्या कह सकते हैं, डाटा हैंडलिंग भी कह सकते हैं। ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि जीवन कौशल जैसे आंकड़ों का प्रहसन यानी कि डाटा हैंडलिंग, निरूपण और दृष्टिकोण को सीखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए बच्चों को, या बच्चों को ऐसे जीवन कौशल सिखाना चाहिए। आंकड़ों का प्रहसन यानी कि डाटा हैंडलिंग, निरूपण और दृष्टिकोण को बच्चों को जो है सिखाना चाहिए या उनसे चीज़ों को अवगत कराना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई, दृष्टिकोण को सिखाना। फिर आगे देखते हैं रैखिक ग्राफ बनाने की औपचारिक तकनीकें पढ़ाना। तो कोई भी रैखिक ग्राफ है उसको जो है बनाने के लिए उन्हें औपचारिक तकनीकें या औपचारिक विधियां उन्हें बतानी है कि कब कैसे क्या चीज़ों का प्रयोग करना है। तो ये बच्चों को बताना है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम एक चीज़ और देखते हैं कि आप देखिएगा कि आंकड़ों के प्रहसन जो है यानी कि डाटा हैंडलिंग है, इसकी प्रक्रिया को समझने और निरूपित करने के लिए दिन प्रतिदिन के आंकड़ों के ग्राफीय निरूपण को बढ़ावा देना। कि अगर आंकड़ों के प्रहसन को हमें समझना है या डाटा हैंडलिंग को समझना है तो ग्राफीय निरूपण को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके लिए क्या है, ग्राफीय निरूपण को बढ़ावा देना है, ग्राफीय निरूपण को बढ़ावा देना। ओके, ये चीज़ें हो गई। आपकी थोड़ी लंबी क्लास जा रही होगी लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा ही, 2 वीडियो में जाएगा ये। फिर आगे हम देखते हैं कि समझ, संगठन एवं कल्पनाशीलता क्या है। समझ, संगठन एवं कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बच्चे अपने तथ्यों को है साबित कर सकें या अपने निष्कर्षों को साबित कर सकें। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि समझ, जो बच्चों में जो है समझ, संगठन एवं कल्पनाशीलता जो भी है इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें दृश्य अधिगम को बढ़ावा देना। दृश्य अधिगम यानी कि बच्चे देखकर भी सीखें, दृश्य अधिगम को बढ़ावा। क्या है, समझ, संगठन एवं कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना बच्चों को, उसके लिए प्रोत्साहित करना जिससे वो दृश्य अधिगम को भी सीखें या दृश्य अधिगम को भी बढ़ावा देना। भी हम एक बार और रिपीट करेंगे। फिर अंतिम लाइन है आपकी, गणितीय अवधारणाओं के अनुप्रयोग एवं समस्याओं। तो जो भी गणितीय अवधारणाएं हैं उनके अनुप्रयोग को बच्चों को समझाना चाहिए कि उनका प्रयोग क्या होता है हमारे जीवन में और उनसे संबंधित कैसी समस्याएं आ जाती हैं, उनको हम हल कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर से एक बार देखते हैं, गणितीय अवधारणाओं से संबंधित समस्याओं और जो समस्याएं जो है और उनका अनुप्रयोग है, समस्याओं को हम तर्क रूप से यानी कि तार्किक रूप से हल कर सकें, तार्किक रूप से हल कर सकें, तार्किक रूप से हल कर सकें। चलिए हम एक बार और देखते हैं, बस क्लास खत्म करते हैं। चलिए हम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8। यहाँ पर जो गणित के जो लैंग्वेज होती हैं थोड़ी टफ होती हैं, एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन आपको एक एक चीज़ें याद रखनी है क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो हमसे गलत हो जाती हैं। तो पहला हम देखते हैं अंकगणित एवं बीजगणित के उपयोग पर जोर देना। बच्चों के अंकगणित एवं बीजगणित के उपयोग पर जोर देना, जैसे बच्चे अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकें, अपने जीवन में उन चीज़ों को जान सकें। फिर अगला है चरों के उपयोग, रैखिक समीकरण को बनाना, चरों का उपयोग करना, रैखिक समीकरण को बनाना, उनको हल करना एवं सरसमताओं एवं गुणनखंडों को भी बढ़ावा देना कि बच्चे सरल महसूस कर सकें, क्योंकि इन चीज़ों के जो है
लैंग्वेज जो है टफ होती है, बच्चों को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के नियमित आकार को बढ़ावा देना, जैसे आकार हो गया त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस प्रकार के आकार को बच्चों को बढ़ावा देना। शायद स्पीड मेरी ज़्यादा है, ज़रूर बताइएगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो हम कम कर लेंगे। और क्षेत्रफल और परिमाप को बच्चों को समझाना, तो यहाँ पर बच्चों के जो गणित में है क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं ज्यामितीय का अनौपचारिक परिचय देना, जैसे ज्यामितीय का अनौपचारिक परिचय यानी कि जैसे कि कागज़ को मोड़ना, काटना, कागज़ की आकृतियाँ बनाना, जो है सममिति और रूपांतरण के विचारों से बच्चों को अवगत कराना, क्योंकि यहाँ पर आपकी रेखागणित भरपूर आती है। ओके, फिर देखते हैं जीवन कौशल कैसे होने चाहिए। आंकड़ों का प्रहसन यानी कि डाटा हैंडलिंग और निरूपण दृष्टिकोण को सीखना। जीवन कौशल को किस हिसाब से सीखना चाहिए, जीवन कौशलों को सीखना, जैसे कि आंकड़ों का प्रहसन यानी डाटा हैंडलिंग, निरूपण एवं दृष्टिकोण को सीखना। और डाटा हैंडलिंग के बारे में एक बात और है कि अगर इसको हमें अच्छे से समझना है तो ग्राफीय निरूपण को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या डाटा हैंडलिंग से संबंधित क्या है, ग्राफीय निरूपण है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं रैखिक ग्राफ को बनाने के लिए औपचारिक तकनीकें होनी चाहिए। ओके, तो कोई औपचारिक तरीका होना चाहिए रैखिक ग्राफ को बनाने के लिए। फिर आगे देखते हैं समझ, संगठन एवं कल्पनाशीलता बच्चों में इसका विकास करना चाहिए, इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें दृश्य अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चे बाहरी चीज़ों को भी देखकर सीखें। ओके, फिर देखते हैं गणितीय अवधारणाओं के अनुप्रयोग और समस्याएं। बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के प्रयोग भी बताने चाहिए और उनकी समस्याओं को बताना चाहिए और उन्हें हल करने का तर्कसंगत तरीका भी बताना चाहिए कि उन्हें तार्किक रूप से कैसे हल करना है। ओके, तो ये हो गया आपके एनसीएफ के बारे में हमने जाना, उसकी परिभाषाओं को जाना, कुछ और चीज़ों को जाना और साथ में उद्देश्यों को जाना, साथ में प्राइमरी और जूनियर। अगर आप केवल प्राइमरी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्राइमरी का पढ़ने की ज़रूरत है, तब जूनियर का आप नहीं पढ़िएगा, ये उच्च प्राथमिक के उद्देश्य नहीं पढ़िएगा। लेकिन अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जूनियर का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पूछा ही जाता है, प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ क्या है, ये क्लास खत्म होती है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जो है चैनल की लिंक पहुंच जाती है। तो ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो, जाहिर सी बात है एनसीएफ जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लंबा जाएगा, एक वीडियो आपका और आएगा, क्योंकि इसमें हमने केवल उद्देश्यों को देखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को, समस्याओं को, सिफारिशों को, इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे और पाठ्यक्रम को भी देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे बच्चों में पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। और आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है गणित शिक्षण के, उससे आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आवश्यक है, लेकिन आपका सीटेट नज़दीक है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जूनियर के स्टूडेंट हो या प्राइमरी के हों, चाहे दोनों आपको एग्जाम देना है, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी ये क्लास। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।